So, good afternoon to all. Today, we will see chapter number 2, Political Science. And the name of chapter is Constitutional Design. आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 का अध्ययन करेंगे. ओके, चैप्टर 2 इन पॉलिटिकल साइंस and the name of chapter is Constitutional Design. ठीक है, चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन. तो जो हमारा संवैधानिक ढांचा है, इस चैप्टर में मुख्य रूप से आपको साउथ अफ्रीका का संविधान निर्माण और हिंदुस्तान के संविधान के निर्माण की बात बताई गई है. चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में बात हुई है साउथ अफ्रीका की कि कैसे साउथ अफ्रीका में जो यूरोपियंस थे, व्हाइट्स थे, उनका शासन था और उस व्हाइट रूल से साउथ अफ्रीका आजाद होता है और साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स को राइट्स मिलते हैं, वे पावर में आते हैं और साउथ अफ्रीका में संविधान बनाया जाता है. साउथ अफ्रीका के विषय में पढ़ने के बाद चैप्टर बात करता है हिंदुस्तान के संविधान निर्माण की. आफ्टर टॉकिंग अबाउट साउथ अफ्रीका वेयर देयर इज रूल ऑफ ब्रिटिशर्स, यूरोपियंस, white people, and those white people, Britishers used to discriminate, और हम उस डिस्क्रिमिनेशन को 2 अक्टूबर के दिन अक्सर देखते हैं. जब 2 अक्टूबर के दिन गांधी जी पर बेस्ड कोई मूवी आती है, तब कि किस तरह से महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका में फर्स्ट कंपार्टमेंट का टिकट होने के बावजूद उन्हें ट्रेन से धकेलते हुए नीचे उतार दिया जाता है, या कहो कि फेंक दिया जाता है. एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन दे यूज टू डू ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ स्किन. चमड़ी के रंग के आधार पर जो भेदभाव थी साउथ अफ्रीका में, उसी का यह रिजल्ट था कि मोहनदास करमचंद गांधी को चलती ट्रेन से टिकट होने के बावजूद फर्स्ट कंपार्टमेंट में बैठने के चलते उतार दिया जाता है. तो साउथ अफ्रीका का जिक्र है इस चैप्टर के शुरू के हिस्से में, और उसके बाद के हिस्से में भारत का संविधान निर्माण के विषय में बताया गया है. चलो देखते हैं. एज माई नॉलेज इज कंसर्न, इन योर सेक्शन साउथ अफ्रीकन पार्ट ऑफ द चैप्टर इज ओवर. मेरी जो जानकारी है आपके सेक्शन में साउथ अफ्रीका का जो स्टडी है इस चैप्टर में वह कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण बातों को मैं आपको बताना चाहूंगा. तो देखो, इस चैप्टर में शुरू में
ने, नेल्सन मंडेला के कुछ स्पीचेस के पार्ट दिए गए हैं। शुरुआत चैप्टर की होती है नेल्सन मंडेला के स्पीच से ही। पूरा का पूरा स्पीच नहीं है, उसका एक हिस्सा है। ठीक है, फिर कुछ पढ़ाई के बाद फिर स्पीच का कुछ हिस्सा है। नेल्सन मंडेला वे ब्लैक्स के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। वे जो उस समय सरकार थी साउथ अफ्रीका में गोरों की, अंग्रेजों की, उसके विरुद्ध वे आंदोलन में हिस्सा लेते हैं। इसलिए उन पर उस समय की सरकार देशद्रोह का आरोप लगाती है। आप राजनीति में अक्सर देखते होंगे, इवन आज के समय में भी कभी कभार सुनने को मिल जाता है कि कोई व्यक्ति सरकार के विरुद्ध कुछ बोल रहा हो, सरकार की आलोचना कर रहा हो, तो अक्सर जो सरकारें होती हैं उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगा देते हैं। ठीक है, ज्यादा नाराजगी हुई सरकार की तो ऐसी धाराएं लगा दी जाती है कि वो व्यक्ति जेल में रहे। तो मॉडर्न टाइम में उन देशों में जहां लोकतंत्र है वहां ऐसी बातें मिल जाती हैं। तो उस समय की साउथ अफ्रीका की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका में उस समय जो शासन था गोरों का, वो तो भेदभाव पर ही आधारित था। नेल्सन मंडेला पर ट्रेजन का आरोप लगता है। ट्रेजन मीन्स देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह। He and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964. नेल्सन मंडेला और दूसरे 7 अदर लीडर्स, उन्हें आजीवन कारावास की सजा होती है। आजीवन, जब तक जीवन है तब तक उम्र कैद। ठीक है, तब तक के लिए कैद, उम्र कैद। और क्यों? क्योंकि उन्होंने विरोध किया अपार्थाइड रिजिम का। ठीक है, तो देखो दो टर्म यहां आया। एक टर्म आया ट्रेजन, उसका मतलब होता है देशद्रोह। ठीक है, और एक्चुअली होता क्या है कि जो सरकारें होती हैं, ठीक है, वे अपने विरोध करने वाले पर देशद्रोह का मुकदमा लगा देती हैं। ऐसा प्रेजेंट टाइम में भी होता है। तो उस समय की तो बात ही छोड़ दीजिए। एक दूसरा टर्म है अपार्थाइड। ठीक है, अपार्थाइड, इसका मतलब होता है भेदभाव। ठीक है, भेदभाव। और ये मेनली बेस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ स्किन। साउथ अफ्रीका में भेदभाव होता था चमड़ी देख करके। गोरा चमड़ी, उसके लिए कानून अलग, गोरों के अलावा उनके लिए कानून अलग। तो नेल्सन मंडेला और 7 अन्य लोगों को उम्र कैद की सजा मिली क्योंकि उन्होंने इसका विरोध किया। फिर he spent next 28 years in prison. अगले 28 साल नेल्सन मंडेला के जेल में गुजरे, और उसमें से बड़ा हिस्सा, इस 28 साल जो उन्होंने जेल में गुजारा उसका बड़ा हिस्सा उनका गुजरा रॉबिन आइलैंड में। रॉबिन आइलैंड में। ठीक है, रॉबिन आइलैंड पर एक जेल था। ठीक है, उस जेल में ही उनका अधिकांश हिस्सा गुजरा। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अलग अलग जगह साइन बोर्ड्स लगे हुए होते थे। जैसे ये देखो, डेंजर, नेटिव्स, इंडियंस कलर्ड,
if you enter these premises at night, you will be listed as missing. Armed guards shoot on sight. वार्निंग होता था गोरों का एरिया में कि रात में अगर ब्लैक्स आए या इंडियन कलर्ड आए, गेहुआ, मोस्ट ऑफ इंडियंस आर गेहुआ इन कलर, व्हीट कलर, गेहूं कलर के हम लोग मैक्सिमम हिंदुस्तान में व्हीट कलर के हैं, ठीक है। तो हम लोग को कलर्ड पीपुल में काउंटिंग कर लेता था। तो ये वार्निंग बोर्ड रहता था कि अगर कोई आया इस एरिया में तो मिसिंग पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आर्म्ड गार्ड है वो शूट एट साइट कर देंगे, ठीक है, या फिर आप जो डॉग्स हैं, खूंखार डॉग्स, उसके शिकार बन जाइएगा। तो इस तरह से वार्निंग, जैसे आज के डेट में भी हल्का फुल्का वार्निंग होता है बहुत सारे अमीर घरों में, सावधान, कुत्ते से सावधान, ऐसा बहुत सारे घरों पर लिखा हुआ रहता है जहां डॉग्स रखते हैं, ठीक है। तो खैर वो तो एक अलग वार्निंग हो गया कि भैया यहाँ डॉग रहता है, थोड़ा सावधान रहिए, काट सकता है। लेकिन यहाँ बिल्कुल चेतावनी क्या है कि आप मिसिंग हो जाओगे, ठीक है, पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए। तो ये भेदभाव का एक दर्शन है इस सिंबल में। एक दूसरा और बोर्ड लगा हुआ है, वहां बिल्कुल लिखा हुआ है कि इस एरिया में, इस बीच पर इधर कोई भी ब्लैक्स वगैरह नहीं आए, ठीक है। और बकायदे उसके लिए सेक्शन भी, अंडर सेक्शन 37 ऑफ डरबन बीच बाय लॉ, दिस बाथिंग एरिया इज रिजर्व फॉर द सोल यूज ऑफ मेंबर्स ऑफ द व्हाइट रेस। ये दोनों बोर्ड देखो, ये दोनों बोर्ड उस समय होने वाले नस्लीय भेदभाव, रेसिस्ट भेदभाव को दिखाता है, ठीक है। इंडिया से भी ज्यादा बदतर स्थिति में साउथ अफ्रीकन थे जब वे गुलाम थे, तब जब वे व्हाइट्स के क्लच में थे। हमारी स्थिति भी खराब थी, पर वहां बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि वहां बड़ी संख्या में अंग्रेज पहुंचे हुए थे हमारे मुकाबले, ठीक है। हमारे यहाँ तो बहुत कम आबादी उनकी रही, वहां जो उनकी आबादी रही वो 20-25% भी हो गई एक समय, ठीक है। अपार्थाइड वाज द नेम, अगर आपने अंडरलाइन कर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं किए हो तो कर लेना। अपार्थाइड वाज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। अपार्थाइड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, अपार्थाइड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का नाम था, ठीक है, जो साउथ अफ्रीका में यूनिक था। दूसरे जगह आपको इस तरह का भेदभाव नहीं था, अलग अलग कारणों के चलते। The white Europeans imposed this system on South Africa during the 17th and 18th century. The trading companies from Europe occupied it with arms and force in the way they occupied India. But unlike India, a large number of whites had settled in South Africa and became the local ruler. ये भेदभाव, ठीक है, यूनिक भेदभाव, यूनिक डिस्क्रिमिनेशन का एक बड़ा कारण मैंने अभी बताया कि इनकी आबादी हिंदुस्तान के मुकाबले काफी ज्यादा थी। हिंदुस्तान में बहुत कम संख्या में आए थे, ठीक है, और हिंदुस्तान की अपनी आबादी भी ज्यादा थी। बात समझ रहे हो? एक तो हमारी आबादी ज्यादा, ऊपर से वे आ रहे हैं कम, तो परसेंटेज और कम नजर आएगा। मान लो कहीं 200 लोग हैं और 6 लोग आए तो 3% आबादी हुई उनकी, ठीक है। कहीं 100 लोग हैं और 3 लोग बाहर वाले हैं, ठीक है, तो 3 ही आए हैं लेकिन फिर भी 3% हो गया। तो इनका परसेंटेज ज्यादा हुआ। और एक और बड़ी बात कि यहाँ यूरोपियन सेटल किए, क्योंकि पहले एरोप्लेन तो था नहीं, ठीक है, कि उड़ करके कहीं जाए। तो उस समय पानी के जहाज आने जाने वाले का इंपॉर्टेंट पड़ाव था साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका,
ठीक है। तो साउथ अफ्रीका में अंग्रेज सेटल किए, ठीक है। तो जब सेटल कर गए तो उनको काम करने के लिए अलग अलग लोग चाहिए, ठीक है। और वे ब्लैक से काम भी अपना करवा रहे हैं और भेदभाव भी। तो दो टर्म अब तक हम लोगों ने देखा, एक प्रिजन और एक देखा अपार्थाइड, ठीक है। अब एक अगला टर्म है, ठीक है। सब जगह भेदभाव था, ट्रेन हो गया, बस हो गया, रोड हो गया, बाथिंग एरिया हो गया, प्लेइंग एरिया हो गया, एवरीवेयर, ठीक है। हर जगह बोर्ड था कि यहाँ केवल व्हाइट्स, ठीक है। और जहां बोर्ड नहीं था वहां पे ब्लैक्स कुछ परमिशन के साथ चलो काम अपना कर लेते थे, ठीक है। दिस वाज कॉल्ड सेग्रीगेशन, ठीक है। ये जो सेपरेशन था एरिया का, ठीक है, इसको बोलते हैं सेग्रीगेशन, ठीक है। अलग अलग जगहों को बांट देना लोगों में, और किसी एक व्यक्ति को कहीं आने से मना कर देना। अंग्रेजों के लिए कोई पाबंदी नहीं था, अंग्रेज, ठीक है। इसी के लिए केवल ये नहीं लिखा रहता था ब्लैक एरियाज, ब्लैक एरियाज के बोर्ड बहुत कम थे, व्हाइट एरियाज के बोर्ड ज्यादा थे। तो व्हाइट एरियाज में ब्लैक नहीं आएगा, लेकिन हाँ और जगह व्हाइट्स जाएंगे। तो ये सेग्रीगेशन था। हमारा देश में इस तरह की बात करें तो आप जैसे छुआछूत देखते हो, तो साउथ अफ्रीका में आपको ये भेदभाव था, ठीक है। तो एक टर्म हमने देखा ट्रेजन, एक टर्म हमने देखा अपार्थाइड, एक टर्म है सेग्रीगेशन। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेस वेयर द व्हाइट्स वर्शिप्ड। अब देखो पूजा पाठ में भी भेदभाव, ये मैं कुछ उदाहरण हिंदुस्तान के भी हैं, जातीय आधार पर, ठीक है। वहां नस्ल भेदी आधार थे, ठीक है। हालांकि अब हिंदुस्तान में वो बिल्कुल ना, पहले भी था ना आज के डेट में है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है प्रोविजंस नहीं है भेदभाव का। हमारा संविधान ने सबको इक्वल राइट दिए हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन करने वाले से निपटने के लिए भी पॉलिसीज हैं, पर कुछ लोग करते हैं आज के डेट में भी, ये उनकी मानसिकता है। हमारा संविधान, हमारा कानून किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करता। उस समय साउथ अफ्रीका में कानूनी रूप से ये भेदभाव होते थे, ठीक है। नाउ तो अगर मान लो कोई ब्लैक है, उसने भी वो भी क्रिश्चियनिटी को मान रहा है, व्हाइट क्रिश्चियनिटी को मान रहा है, लेकिन दोनों एक चर्च में नहीं जा सकते, ठीक है। चर्च भी अलग अलग, ठीक है। या फिर कहीं चर्च एक है तो अलग अलग एरिया, ठीक है, व्हाइट्स इधर ब्लैक्स उधर। ब्लैक कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट। और जो ब्लैक्स थे उनको कोई अधिकार नहीं था कि वो संगठन बनाए और इन बातों के विरुद्ध आंदोलन करें। दे वर नो सच राइट। तो ऐसे में जब नेल्सन मंडेला वगैरह प्रयास किए तो उन पर मुकदमा चला और उन्हें उम्र कैद की सजा दे दी गई, नेल्सन मंडेला को। लेकिन नेल्सन मंडेला और उनके सहयोगियों के विचार पूरे साउथ अफ्रीका में धीरे धीरे करके फैलता गया, और जब एक समय आया जब अंग्रेजों ने तय किया कि ब्लैक्स को भी अधिकार मिलेंगे, ठीक है। तो उससे पहले बात कर ले एक पॉलिटिकल पार्टी की, एएनसी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। एएनसी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जैसे हमारे देश में स्वतंत्रता की बागडोर मुख्य रूप से आईएनसी के पास थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास में, जिसको फॉर्म एओयू ने किया है, ऐसा आपने पढ़ा भी है 1885। ओके। तो इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस और अफ्रीका में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है वह एक पॉलिटिकल ग्रुप हो गया
जिसके बहुत सारे विंग्स थे। ठीक है, मतलब समझो कि वह अम्ब्रेला यूनिट थे। ANC was an umbrella organization, ध्यान देना, African National Congress was the umbrella organization that led the struggle against the policy of segregation. अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने, ठीक है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जिसने सेग्रीगेशन के विरुद्ध आवाज उठाया, वह एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कहने के पीछे मतलब होता है कि उसमें बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस थी, अगर उनको अलग अलग कर दो तो। अब जैसे आज के डेट में ही देखोगे, बहुत सारे जो बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियां, सब नहीं पर बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियां, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई, या फिर भारतीय जनता पार्टी हो गई, या फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो गई, इनके बहुत से संगठन हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का मजदूर यूनियन है, स्टूडेंट यूनियन है, जिसको ABVP जानते हैं हम लोग, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। सिमिलरली कांग्रेस का स्टूडेंट यूनियन है, कम्युनिस्ट पार्टियों का है, और दूसरे और भी पार्टियों का है। ये प्रमुख पार्टियां हैं। तो उसी तरह से अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन हुई। फिर बहुत सारे संगठन उसके थे, किसान के लिए काम करने वाले, मजदूर के लिए, छात्र के लिए, वगैरह वगैरह। This included many worker unions and Communist Party. Many sensitive whites also joined ANC to oppose apartheid and played a leading role in this struggle. ये बहुत सारे जो गोरे थे, अंग्रेज थे, वे भी ANC को ज्वाइन करते हैं, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को, क्योंकि उनका यह मानना था कि जो अफ्रीका में हो रहा है वह सही नहीं हो रहा है। तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या देखा? अब तक हम लोगों ने बात की ट्रेजन की, और ठीक है, देशद्रोह, राजद्रोह। फिर हम लोगों ने बात की अपार्थाइड की, रंग भेद। फिर हम लोगों ने बात की सेग्रीगेशन की, ठीक है, पृथकीकरण यानी कि अलग करना किसी को, ठीक है। फिर हम लोगों ने बात की ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। Now the next point is towards a new constitution, towards a new constitution, ठीक है। As protests and struggles against apartheid had increased, the government realized that they could no longer keep the blacks under their rule through repression. The white regime changed its policy, discriminatory law were repealed. आंदोलन होने लगे, लोग बड़ी संख्या में हिस्सा लेने लगे। तो जो व्हाइट रूल था साउथ अफ्रीका में, उनको बात समझ में आ गई। उनको बात यह समझ में आ गई कि अब लंबे समय तक वे अत्याचार करके, रिप्रेशन की पॉलिसी अपना करके अफ्रीकन को कंट्रोल में नहीं कर सकते, इसलिए वो कानून बदलने लगे और धीरे धीरे ब्लैक्स को अधिकार मिलने लगा। और इस क्रम में उन्होंने क्या डिसीजन लिया? नेल्सन मंडेला को और दूसरे नेताओं को जेल से छोड़ देने का। क्यों उन्होंने डिसीजन किया? क्योंकि उनको डर था कि ब्लैक्स व्हाइट्स पर हमला करने लगेंगे। तो ऐसे में वे ब्लैक लीडर्स जो शांति की बात करते हैं, पीस की बात करते हैं, समझौते की बात करते हैं, उनको इंपॉर्टेंस देना होगा। तो इन सच सर्कमस्टांसेस they decided to free Nelson Mandela and several other leaders. Finally, at the midnight of 26 April 1994, 26 April 1994 का midnight, finally, क्या हुआ finally? Finally, national flag of the Republic of South Africa was unfurled, marking the new born democracy in the world. 26 अप्रैल 1994 झंडा फहरा रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका का, और एक नया लोकतंत्र सामने आया। अपार्थाइड गवर्नमेंट की समाप्ति हुई और मल्टी रैसिस्ट गवर्नमेंट सामने आया, जिसमें हर नस्ल के लोग
शामिल थे, हर नस्ल के लीडर्स थे। और ऐसे माहौल में प्रेसिडेंट चुने गए नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला उन्होंने स्पीच दिया, उस स्पीच का हिस्सा यहाँ पर दिया हुआ है। क्या बोल रहे हैं वे? historical enemy succeeded in negotiating a peaceful transition from apartheid to democracy exactly because we were prepared to accept the inherent capacity of goodness in the other. नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि हिस्टोरिकल एनिमी ब्लैक्स और व्हाइट्स, ठीक है, वे सक्सीड हुए हैं, सफल हुए हैं पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम अपार्थाइड टू डेमोक्रेसी। जो हिस्टोरिकल एनिमी हैं, जिनका इतिहास से पीछे से पास्ट से दुश्मनी है, वे सफल हुए हैं पीसफुल ट्रांजिशन, ठीक है, मतलब सत्ता परिवर्तन हुआ, पीसफुल हुआ, कोई दंगा नहीं। छुटपुट कुछ घटनाएं हुई थी, ठीक है, पर ऑन लार्ज स्केल देयर वर नो any violence, there were no violence. Historical enemies succeeded in negotiating a peaceful transition from apartheid to democracy. apartheid से, ठीक है, भेदभाव वाले सिस्टम से वे लोकतंत्र की ओर गए। एग्जैक्टली क्यों चले गए? बिकॉज वी वेर प्रिपेयर्ड, हम ऐसा कर पाए क्योंकि हम तैयार थे एक दूसरे के गुडनेस को मानने के लिए, या मानने के लिए कि गोरे में भी अच्छाई है और हम में भी अच्छाई है, एक दूसरे में अच्छाई है। My wish is that South Africans never give up on the belief in goodness. उन्होंने कहा अपने भाषण में आगे कि मेरा ये विश है, दुआ है कि जो साउथ अफ्रीकन्स हैं वो अपने इस गुडनेस को नहीं छोड़ें। That they cherish that faith in human being is the cornerstone of our democracy. ठीक है, वो इस चीज को उल्लास के साथ, ठीक है, उस इसको मतलब सेलिब्रेट करें, जो फेथ विश्वास है ह्यूमन बीइंग में। और उन्होंने कहा कि यह हमारा आपस का विश्वास, यह कॉर्नर स्टोन है हमारे डेमोक्रेसी का, हमारे लोकतंत्र का। ये क्या था? ये एक स्पीच का हिस्सा था जो नेल्सन मंडेला ने उस टाइम दिया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद वो लोग मिल करके, ब्लैक लीडर्स, व्हाइट लीडर्स मिल करके संविधान बनाए साउथ अफ्रीका के लिए, साउथ अफ्रीका के लिए, ठीक है। और साउथ अफ्रीका की प्रियम्बल की बात होगी पेज नंबर 28 जब हम लोग देखेंगे तो बात हुई कि जो साउथ अफ्रीका का संविधान है वो इतना आसान नहीं था। इट वाज नॉट इजी टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। वाई? क्योंकि दोनों काफी लंबे से समय से दुश्मनी थी। व्हाइट्स ने शोषण किया था, एक्सप्लॉइट किया था ब्लैक्स को। द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्स डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। साउथ अफ्रीका के संविधान ने सबको आकर्षित किया, सबको इंस्पायर किया। अफसोस की बात यह है कि जब आज सुनते हैं कि साउथ अफ्रीका में ये हो रहा है, वो हो रहा है, अफसोस लगता है। ठीक है, पिछली कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो साउथ अफ्रीका में शासन व्यवस्था, उन समाचारों को देखने से लगता है कि कमजोर हुई है, लोगों के जीवन स्तर नीचे गया है। हाल फिलहाल एक न्यूज और देख रहा था जो याद आ गया पढ़ाते पढ़ाते। साउथ अफ्रीका में जम करके बिजली की कटौती हो रही है। ठीक है, तो ऐसे जो न्यूज सुनता हूँ साउथ अफ्रीका के विषय में, या कभी कभी हिंसा के विषय में वहां सुनते हैं, ठीक है, तो इससे लगता है कि जो सपना नेल्सन मंडेला ने देखा, उस समय के नेताओं ने देखा, वो थोड़ा धूमिल होता है। अगर हमारे देश में भी कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं तो हमारे नेताओं ने भी जो स्वप्न देखे हैं भारत कैसा हो, वो धूमिल होता है। तो ऐसी हिंसात्मक घटनाएं या
समाज को तोड़ने वाली, देश को कमजोर करने वाली घटनाओं से बचने का प्रयास होना चाहिए। वापस आते हैं चैप्टर की बात पर। तो चैप्टर बोल रहा है कि जो साउथ अफ्रीका का संविधान है उसने पूरे दुनिया में लोकतंत्र के चाहने वालों को इंस्पायर किया। A state denounced by the entire world in 1994 as the most undemocratic one is now seen as a model of democracy। तो साउथ अफ्रीका में रंगभेद था, इसके चलते साउथ अफ्रीका के ऊपर बहुत सारी पाबंदी भी लगी। साउथ अफ्रीका पर क्रिकेट खेलने का पाबंदी भी लगा। और जब अपार्थाइड वाला सिस्टम खत्म होने लगा तो मुझे याद है साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम सबसे पहले किसी देश में खेलने गई तो वह हमारा हिंदुस्तान था। ठीक है, आफ्टर द एबोलिशन ऑफ मैन ऑन साउथ अफ्रीका बिकॉज ऑफ अपार्थाइड पॉलिसी, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम फर्स्ट विजिटेड इंडिया। उसमें एक प्लेयर था डिविलियर्स, बहुत फास्ट बॉलर। ठीक है, तो याद आता है कि साउथ अफ्रीका की उस टीम में बॉलर बहुत फास्ट थे। हालांकि ओवरऑल इंडिया की जीत हुई थी, ओवरऑल इंडिया मैनेज टू विन द सीरीज, पर साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम ने अच्छी छाप छोड़ दी और स्पेशली देयर फास्ट बॉलर्स। ठीक है, खैर तो यह था। अब देखो स्पीकिंग ऑन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, मंडेला सेड, साउथ अफ्रीका का जो संविधान बनकर तैयार हो रहा था या तैयार हुआ बन करके, उस पर बात करते हुए, उस पर बोलते हुए नेल्सन मंडेला ने कहा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ द पास्ट एंड फ्यूचर। वो कह रहे हैं कि जो साउथ अफ्रीका का संविधान है वो अतीत की बात भी कर रहा है, फ्यूचर की भी बात कर रहा है। On the one hand, it is a solemn pact in which we, as South African, declare to one another that we shall never permit a repetition। वो बोल रहे हैं कि एक ठोस पैक्ट है जिसमें हम एक दूसरे से वायदा करते हैं कि जो अतीत में हुआ हम फिर उसको नहीं दोहराएंगे, कोई किसी से भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, बोलते हैं कि साउथ अफ्रीका का संविधान इससे और आगे बढ़ करके है। इट इज आल्सो अ चार्टर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर कंट्री। यह एक नियम कानून है, चार्टर है कि हमारा देश बदलते हुए, ठीक है, इनटू वन विच इज ट्रूली शेयर्ड बाय ऑल इट्स पीपल। हमारा देश जहाँ पहले अपार्थाइड था, अब इसको सब लोगों की इक्वल भागीदारी होगी। अ कंट्री विच इज इन द फुलेस्ट सेंस बिलोंग टू ऑल ऑफ अस, ब्लैक एंड व्हाइट, वुमेन एंड मैन। उनका कहना है कि फुल सेंस में हमारा यह संविधान इस बात को सुनिश्चित करता है कि यह देश सबका होगा या सबका है, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वो व्हाइट हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो। यह जो बात है यह नेल्सन मंडेला की ही बात का ही स्पीच का हिस्सा है जो वो साउथ अफ्रीका के संविधान के विषय में बोल रहे हैं या फिर थे। ठीक है, अब इसके बाद तो देखो इतने दूर तक मैंने महत्वपूर्ण बातों को किया। इतने दूर तक चैप्टर में साउथ अफ्रीका का जिक्र है, और जिक्र इसलिए है क्योंकि साउथ अफ्रीका में संविधान निर्माण करना बहुत मुश्किल माना गया, क्योंकि जो अत्याचार करने वाले थे वो वही रहे। इंडिया के केस में क्या है कि अंग्रेज भारत के आजाद होने पर चले गए अपने देश। ठीक है, अब एक्सेप्शन मत बात करना। अब तुम बोलोगे कि नहीं सर कुछ रह गए, हाँ कुछ रह गए। ठीक है, कुछ अंग्रेजों ने पहले से ही तय किया, जो यहाँ नौकरी करने बिजनेस करने आए थे, कि हम हिंदुस्तान में रहेंगे। ठीक है ना, तो वो कुछ ही थे। मैक्सिमम दे डिसाइडेड टू गो बैक। तो मैक्सिमम क्या करते थे, नौकरी पर आते थे, ठीक है, नौकरी खत्म होने पर या पोस्टिंग चेंज हो जाने पर चले जाते थे। अब आगे है व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, संविधान की आवश्यकता क्यों है, इसको लेकर के आप देखोगे नेक्स्ट पेज पर 4 पॉइंट्स दिया हुआ है। व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, बेस्ट आंसर मिलेगा आपको क्लास 8 की बुक में। किसकी बुक में, 8 स्टैंडर्ड की बुक में आपको इसका बेस्ट आंसर मिलेगा जब आप फर्स्ट चैप्टर पॉलिटिकल साइंस वहां पढ़ते हो, आवर कॉन्स्टिट्यूशन।
इस बात को कल करेंगे। आज की पढ़ाई में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आज की पढ़ाई यही समाप्त करते हैं। कल जहां रुका है उससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल द स्टूडेंट्स टू बी विथ मी। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।